Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Anchal, and in the last video, we have started our new topic that is industrial relation. So basically, we have done like its meaning, its definition that has been given by two professors. Then we have done its characteristics, or I can say nature. Then we have also done its objectives. So in this video, we are going to start our new topic that is factors affecting industrial relations. So my first point is इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है, मतलब कि विच काइंड ऑफ इकोनॉमी इज फॉलोड बाय एनी कंट्री, कि हर एक कंट्री वो किस टाइप की इकोनॉमी को फॉलो कर रही है. ठीक है. अब जैसे इंडिया, लाइक इन इंडिया विच काइंड ऑफ इकोनॉमी इज फॉलोड, क्या मतलब कौन किस टाइप की इकोनॉमी फॉलो की जाती है हमारे इंडिया में, क्या वो सोशलिस्टिक है या फिर वो कम्युनिस्ट है. ठीक है. या फिर वो कैपिटलिस्टिक है या फिर वो मिक्स्ड इकोनॉमी है. ठीक है. देखो, अगर सोशलिस्टिक होगी तो इसका क्या मतलब होता है कि स्टेट का कंट्रोल होगा. ठीक है. किस चीज पे कंट्रोल होगा, हमारी लैंड के रिसोर्सेज पे. ठीक है. मतलब एक तरह से स्टेट चलाएगी मेरी इकोनॉमी को. बट अगर मैं बात करूँ कम्युनिटिस्ट की, तो इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें लेबर भी इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. मतलब इसमें लेबर भी होंगे, लैंड भी होंगे, रिसोर्सेज भी होंगे, और इन सब पे कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा. ठीक है. ये किस चीज से रिलेट करती है, इट इज रिलेटेड टू वेजेस एंड माई सैलरी. और जो डिमांड और सप्लाई होती है मेरे लेबर की, वो अफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज को, कि हाँ भाई हमें कितने ज्यादा वर्कर्स चाहिए. ठीक है. या फिर कितनी हमारी वेजेस होनी चाहिए हमारे वर्कर्स की. ठीक है. तो ये सारी बातें जो है वो इफेक्ट करती है मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन को. उसके बाद है सोशल फैक्टर्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ कल्चरल फैक्टर्स. ठीक है. ये क्या बोलता है, ये भी हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं. कैसे, देखो, हमारे कंट्री में कास्ट सिस्टम होता है. ठीक है. सोशल वैल्यूज होते हैं और नॉर्म्स होते हैं. ठीक है. तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, अफेक्ट करते हैं डिफरेंट रूल्स को या फिर हमारे एथिक्स को. ठीक है. या फिर हमारे प्रिंसिपल्स को, जो भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. अब मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुस्लिम भी काम कर रहे हैं. ठीक है. अब उनका एक नमाज का टाइम होता है. अगर मैं एज एन ऑनर उनको उनकी नमाज के लिए टाइम नहीं दे रही हूँ, तो ऑब्वियस है वो लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि उनका कल्चर अफेक्ट हो रहा है. तो दैट इज माई सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. नेक्स्ट आई हैव इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या बोलता है कि देखो, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक बिजनेस के लिए, ताकि बिजनेस हमारा ग्रो कर पाए. ठीक है. ये क्या करता है कि इट सी लाइक विच टेक्नोलॉजी मेथड इज बीइंग यूज्ड एंड विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, मतलब कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कौन से तरीके का टेक्नोलॉजी का मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है. ठीक है. और भाई रिसर्च रिसर्च और डेवलपिंग एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है नहीं हो रही है. ठीक है. और ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है हमारे एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस पे. ठीक है. और या और किसको इफेक्ट करेंगी, वेज लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अगर मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कंपनी मेरी ग्रो करेगी. ठीक है. एग्जाम्पल, बैंक में पहले कंप्यूटर नहीं थे. ठीक है. बट अब बैंक्स में भी कंप्यूटर आने से वी have like I can say like banks have been grow. तो ऑब्वियस है, पहले बैंक्स नहीं थे, उनको इतना सारा डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता था, अपने बुक्स में इतना सारा पेपर वर्क करना पड़ता था. बट व्हेन वी हैव टेक्नोलॉजी इन द बैंक्स, वी हैव कंप्यूटर इन द बैंक्स नाउ, saving things and maintaining records have been very easy for us. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या बोलता है कि वट इज थिंकिंग ऑफ माई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. और किन के लिए, मतलब मेरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की थिंकिंग क्या है मेरे लेबर्स के लिए, या फिर मेरी इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर मेरे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए. एटीट्यूड कैसा है गवर्नमेंट का. ठीक है. पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है मेरे कंट्री की. ठीक है. क्या गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे लेबर्स ग्रो करे या ना करे. तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन पे. ठीक है. तो दिस इज ओनली a proper explanation of political factors. नेक्स्ट आई हैव इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या बोलते हैं कि ये मेरे एचआर की पॉलिसी से रिलेट करते हैं. एचआर की पॉलिसीज में क्या क्या आता है कि
सारी की सारी अच्छी फैसिलिटीज किन के लिए, मेरे लेबर के लिए, कैसी कैसी फैसिलिटीज, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, टाइम टू टाइम पेमेंट एटसेट्रा। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती है मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो फैसिलिटी है वो गुड है, तो ऑब्वियस है जो प्रोडक्टिविटी होगी मेरे बिजनेस की वो इंक्रीज होगी। आप खुद सोचो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहे, आप उनको टाइमली वेजेस नहीं दे रहे, डू दे विल बी वर्किंग गुड फॉर यू? ऑब्वियसली नॉट। तो अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट कर रहा है, उनको सारे बेनिफिट्स दे रहा है दैट दे जो उनको मिलना चाहिए, सॉरी, जो उनको मिलना चाहिए, तो ऑब्वियस है वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, तो उस चीज से हमारा इंडस्ट्री का जो रिलेशन है वो खराब नहीं होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। नेक्स्ट आई हैव इज ग्लोबल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर क्या बोलता है कि ये ना मेरे किससे रिलेट करते हैं, हमारे ग्लोबल फैक्टर्स वो होते हैं जो मेरी बेसिक नेसेसिटीज जो होती है एम्प्लॉयज की, उसको रिलेट करते हैं। कि हाँ भाई, अगर मेरा एम्प्लॉयज विद इन द बाउंड्रीज है या फिर आउटसाइड द बाउंड्रीज है, तो उसको प्रॉपर नेसेसिटीज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरा एक एम्प्लॉय सोनीपत में काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय को अगर मैंने बैंगलोर भेजा हुआ है तो बैंगलोर वाले एम्प्लॉय को मैं ज्यादा बेनिफिट्स दे रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की ही बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ये क्या बोलता है कि इसमें कंपनी क्या करती है, अदर बेनिफिट्स देती है हमारे एम्प्लॉयज को, जैसे हेल्थ चेकअप दे दिया, मेडिकल चेकअप दे दिया, हेल्थ किट प्रोवाइड कर दी। ठीक है। और ये सारी जो मेरी मेरे सारे बेनिफिट्स होते हैं और ये जो सारी पॉलिसीज होती है ना, ये सब कुछ लिखा होता है मेरी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर, कि आप अपने एम्प्लॉयज को इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो है वो आप प्रोवाइड करोगे ही करोगे। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स का इंक्लूड करता है हेल्थ चेकअप, मेडिकल चेकअप, हेल्थ किट एंड एक्सेट्रा। So this explanation is sufficient in the institutional factors, like you can write on your own basis also. Next I have is participant in industrial relation, like who are my participant in industrial relation. So my first is employer and their associations. वो क्या बोलता है, देखो employer ना बहुत ज्यादा important role play करता है मेरा industrial relation में। ठीक है। वो क्या करता है, एम्प्लॉयज को हायर करता है, उनको वेजेस देता है। ठीक है। रेगुलेट करता है उनके वर्किंग रिलेशंस को। कैसे रेगुलेट करता है, बाय वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज देके। ठीक है। और सेम टाइम पे एक्सपेक्ट भी करता है कि वर्कर्स उनको फॉलो करे। ठीक है। नेक्स्ट आई हैव इज वर्कर्स एंड देयर एसोसिएशंस। ठीक है। ये क्या बोलता है कि ये बताता है कि भाई जो मेरे वर्कर्स हैं उनका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है। ठीक है। क्या उनका कल्चर है, उनके वर्किंग कंडीशंस क्या है, क्या उनका टैलेंट है, उनमें किस तरह की स्किल्स हैं। ठीक है। किस तरह का एटीट्यूड है उनमें अपने वर्क को लेके। ठीक है। तो मतलब workers form into their associations and that are called trade unions to get their problem solved। तो वो और भी क्या बोलता है कि ना वर्कर्स भी एक अपनी एसोसिएशंस को ढूंढते हैं जिनको हम ट्रेड यूनियंस बोलते हैं। और ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, लेबर्स को मदद करते हैं, वर्कर्स को मदद करते हैं उनकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आई हैव स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बोलता है, देखो इन लोगों का रोल जो होता है मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन में, वो क्या होता है कि पॉलिसीज बनाना, लॉज बनाना। ठीक है। और उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। और ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है। कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो जो गवर्नमेंट है, वेदर इट स्टेट और सेंट्रल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन में। नेक्स्ट आई हैव इज इफेक्ट ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है। फर्स्ट आई हैव इज मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। मल्टीप्लायर इफेक्ट्स में वो क्या बोलता है कि देखो, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन वैसे ना हम वो बोलता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में ना मेरा कोई भी ना डायरेक्ट लॉस नहीं होता, सारे मेरे इनडायरेक्ट लॉस होते हैं। ठीक है। किसकी मदद, किसकी वजह से होते हैं, मेरे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप सोच लो एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आ रहा है। ठीक है। और मैं उस प्रोडक्ट की यूजर हूँ। तो देखो मैं उस कंपनी का पार्ट नहीं हूँ, पर स्टिल मैं अफेक्ट हो रही हूँ। मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, मेरी नीड है वो प्रोडक्ट, पर वो मेरे पास नहीं आ रहा, जिसमें मैं कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ, कंपनी का पार्ट नहीं हूँ, स्टिल मैं यहाँ पे जाके इफेक्ट हो रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि यहाँ पे इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। सेकेंड इज फॉल इन नॉर्मल टेम्पो। टेम्पो का क्या मतलब होता है, रूटीन। ठीक है। तो
एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब ना रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या हो रहा है, मंथली सैलरी मिल रही है, प्रोडक्शन मेरी अच्छी जा रही है, सप्लाई मेरी टाइम पे है। पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की वजह से जो मेरा नॉर्मल रूटीन है वो डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ कि एम्प्लॉयर्स विल नॉट हैव वर्कर्स। अगर एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को नहीं लेंगे तो वर्कर्स के पास जॉब नहीं होगी, वर्कर्स के पास जॉब नहीं होगी तो कोई सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होगी तो कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट ही नहीं पहुंचेगा। तो ऑब्वियस है मेरा जो नॉर्मल रूटीन है वो मेरा डिस्टर्ब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। थर्ड आई हैव इज रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। रेजिस्टेंस ऑफ चेंज में क्या बोलता है कि मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ज्यादा डायनामिक प्रोसेस है जो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी भी जब भी हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो कोई भी चेंज आ सकता है पॉजिटिवली, जो भी मेरा अगर पॉजिटिव चेंज भी आएगा ना तो उसको भी मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगी। लेट मी स्पीक अगेन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मेरा डायनेमिक प्रोसेस होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है। कभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो अगर मेरी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव चेंज भी होगा ना तो मैं उस चीज को नेगेटिव में ही लेके जाऊंगी, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, अगर वो हमारा भला भी करना चाहेगा ना तो हम उस चीज को नेगेटिव में लेके जाएंगे, यार ऐसा तो नहीं है यार, ये मेरा भला तो नहीं कर सकता यार ये चीज। तो वही चीज है, अगर कोई चीज पॉजिटिव भी होगा ना तो भी हम उसको नेगेटिव में ही लेके जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्या बोलता है वो, फ्रस्ट्रेशन एंड सोशल कोस्ट। सोशल कोस्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे लगा लो कि घर में इनकम नहीं आती, बंदा हर तरीके से सफर करता है उस टाइम पे, दैट इज माई सोशल कोस्ट, ठीक है। तो इस चीज से इसको रिलेट कर लो। वो क्या बोलता है, जिस भी पर्सन ने अपनी जॉब गवाई है वो पर्सन क्या करता है, स्ट्राइक पे चला जाता है बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। अब उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन होगी, तो अब वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, सोशल कोस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। देखो, when their income gets stopped they are not able to fulfill their normal life necessities। obvious है, जब उसकी normal life, उसकी जो जॉब है वो रुक चुकी है, वो स्ट्राइक पे जा चुका है, बहुत टाइम से उसके पास पैसा नहीं आ रहा, सोशल कोस्ट वो फील कर रहा है। तो वही चीज वो बोल रहा है, जो उसकी नॉर्मल नेसेसिटीज भी होंगी ना वो वो चीज भी फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो दैट इज, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस है फ्रस्ट्रेशन आएगी अंदर। तो अगर मेरे इंडस्ट्री के रिलेशंस पुअर हैं तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन एंड सोशल कोस्ट भी अराइज होती है। So in this video we are gonna done up to like effects of industrial relation, like if poor effects, and we have also talk about participant, and also about I have discussed about factors affecting industrial relations. So in the coming video, we would be doing our next coming topic. So hope that this video is gonna help you in making easy notes and in clear understanding. So thank you for watching.